नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को राजस्थान के दौरे पर थे। सीएम धामी जालौर के नीलकंठ महादेव मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे। सीएम धामी ने कहा कि राजस्थान का इतिहास वीरों से भरा हुआ है। आज़ादी के बाद पूरे देश के इतिहास में उन वीरों को स्थान दिया जाना चाहिए था, उसको और ज़्यादा विस्तारित करने की आवश्यकता थी, लेकिन ये काम अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। केवल सोमनाथ के मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं, बल्कि राजस्थान का इतिहास वीरों से और पराक्रम से, शौर्य से भरा हुआ है। और जितना देश की आज़ादी के बाद के कालखंड में पूरे देश के इतिहास में उन वीरों को स्थान दिया जाना चाहिए और जितनी उनकी वीर गाथाओं को प्राथमिकता से हमारे देश के पाठ्यक्रमों में जगह पर उनको लाया जाना चाहिए। मैंने कहा कि उसको और विस्तारित करने की आवश्यकता थी। वह काम आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर चहुमुखी तरीके से हो रहा है, चारों ओर हो रहा है। वहीं सीएम धामी राजस्थान के अजमेर भी गए, जहां उन्होंने भगवान ब्रह्मा के मंदिर पुष्कर में भी दर्शन किए। सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ में आपदा आई है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जोशीमठ फिर से वैसा ही हो जाए। सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही जोशीमठ में फिर से सामान्य जनजीवन हो जाएगा। ब्रह्मा जी के इस पूज्य स्थल पर आया हूँ। माई भगवान जो है इस आपदा के समय में सभी की सुख शांति की और जोशीमठ विशेषकर से जो आपदा से अभी प्रभावित हुआ है, आपदा शांत हो, जोशीमठ हमारा उसका संरक्षण हो और पहले की भांति वहाँ का जनजीवन हो। सभी प्रकार की आपदाओं से भगवान हमको मुक्त करें, अपनी कृपा करें। सीएम धामी ने बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जोशीमठ प्रभावित इलाकों में प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचा सके, इसके लिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही मुआवजे को लेकर, विस्थापन को लेकर लोगों से बातचीत करने के लिए भी अजेंद्र अजय को जोशीमठ भेजा गया है। जोशीमठ पहुंचे अजेंद्र अजय ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों को राहत सामग्री का वितरण भी किया। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय तक जोशीमठ आपदा की निरंतर मॉनिटरिंग हो रही है और जो भी संभव प्रयास हो सकते हैं सरकारों के स्तर से वो प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है और ये इसी क्रम में था कि जो हम वहाँ पर लगातार यहाँ पर जो भी गतिविधियाँ हैं, जिस प्रकार की कोई समस्याएं हैं आपदा प्रभावितों की, उनको निरंतर उनका अनुश्रवण करें, उनका पर्यवेक्षण करें। जोशीमठ में निजी मकानों को तोड़ने का काम जारी है, लेकिन काम कर रहे अधिकारियों पर भी लोगों की नाराजगी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों ने अपने मकानों को तोड़ने से इनकार कर दिया। लोगों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया ठीक नहीं है। लोग सरकार को मदद कर रहे हैं और सरकार भी उनको मदद कर रही है, लेकिन धरातल पर काम करने वाले अधिकारी प्रभावित लोगों के साथ ठीक तरीके का बर्ताव नहीं कर रहे। दिक्कत कुछ नहीं, हम तो प्रशासन का सहयोग करके कि मकान अगर रहने की स्थिति में नहीं है तो आप तोड़िए, जबकि हमारे साथ अभी मुआवजा रेट फिक्स वगैरह कुछ नहीं हुआ सरकार की तरफ से। लेकिन ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे हमने कहा कि ठीक है, किसी का नुकसान न हो। लेकिन आज देखा अंदर का सामान अंदर ही है, सारा तोड़ फोड़। जो ग्रिल ऊपर आ सकती थी वो उन्होंने ऊपर से मटेरियल डाल के सारा दबा दिया और बाहर का मलबा भी उठा के उसको दबा दिया। एक और जहां प्रशासन को स्थानीय लोग मदद करके अपने मकानों को तोड़ाने के लिए राजी हो गए, तो वहीं सरकार और प्रशासन के बीच कोऑर्डिनेट नहीं होने की वजह से अब समस्या भी उतरने लगी है। आप देखिए, कल ही इस भवन को तोड़ने के लिए यहाँ पे काम करवाया गया था, लेकिन आज जो भवन स्वामी है उन्होंने मकान तोड़वाने से मना कर दिया है। मना करने का कारण यह है कि लोगों का कहना है कि जो घरों के अंदर जो सामान सुरक्षित था उसको निकालने में भी प्रशासन मदद नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये समस्याएं निरंतर बढ़ती चली जा रही है। उनका सामान का नुकसान हो रहा है। ऐसे में जो अधिकारी हैं वो भी लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं और ये समस्या अब धरातल पर धीरे धीरे जोशीमठ में निकल कर आने वाली है, क्योंकि अभी तक मुआवजा फिक्स नहीं हुआ है और केवल इंसानियत के तौर पर लोगों ने अपने मकानों को तोड़ाने का काम शुरू कर दिया था। लेकिन अब ये सारी दिक्कतें लोगों के सामने
धीरे धीरे आने वाली है, क्योंकि लोग अब अपने घरों को नहीं तोड़वाना चाहते हैं। नितिन सेगवाल, न्यूज़ 18, जोशीमठ। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि प्रदेश में सोमवार से फिर से मौसम बदलेगा और पहाड़ों में बारिश के साथ बर्फबारी का पूर्वानुमान है। राज्य के सभी विभागों में सरकारी कामकाज को पूरी तरीके से करप्शन फ्री और सरल बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों की सूची में खड़ा किया जा सके। यूपी से अलग होकर बने उत्तराखंड में प्रशासनिक रिफॉर्म एक आवश्यकता भी रही है और पब्लिक डिमांड भी। इसके अलावा सरकार का लक्ष्य भी यही है कि 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाना है और इसके लिए जरूरी था चुस्त दुरुस्त सिस्टम। लिहाजा धामी सरकार का पूरा फोकस प्रशासनिक रिफॉर्म पर रहा है। इसके लिए पहली शर्त थी करप्शन फ्री सिस्टम। फाइलों का स्मूथ मूवमेंट। मसूरी में आयोजित चिंतन शिविर को भी इसी से जोड़कर देखा जा सकता है। इस शिविर में जो भी बातें निकलकर आईं, सरकार ने कैबिनेट के जरिए उन पर मुहर लगाकर इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्हें टाइम बाउंड कर दिया। पारदर्शिता रहे, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है और बिल्कुल मोदी जी के पद चिन्हों पर धामी सरकार चल रही है। जिस प्रकार मोदी जी ने आज केंद्र के अंदर एक आने के बाद एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, एक प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया, उसी का अनुसरण हम कर रहे हैं। इंडस्ट्री के विस्तार से लेकर आम आदमी तक के लिए कई पुराने नियमों को बदल दिया गया। लैंड जिहाद को रोकने के लिए सरकार ठोस धर्मांतरण कानून लेकर आई। बहुप्रतीक्षित मांग ठोस भू कानून के साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी काम हो रहा है। सरकार ने उद्योग से लेकर खेल नीति में परिवर्तन किया तो राज्य की नई सोलर नीति भी बनकर तैयार है। पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड में एक नई कार्य संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें जहां प्रशासनिक सुधार उनकी प्राथमिकताओं में है, वहीं भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार भी वे लेकर के चल रहे हैं। सरकार का जोर करप्शन फ्री सिस्टम पर रहा है। इस एक साल में भर्ती घोटाले में 55 आरोपियों को जेल भेजा गया तो रिश्वत लेने वाले 15 ऑफिसर्स को भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और अधिकारियों को अपने अपने विभागों में करप्शन फ्री वर्क कल्चर को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए गए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। अंकिता हत्याकांड मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई कल यानी सोमवार को होनी है। कोर्ट द्वार में न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पांडे की अदालत में 23 जनवरी को केस को लेकर सुनवाई होनी है, जिसमें केस को सेशन कोर्ट के लिए कमिट किया जा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट की ओर से हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित के नार्को टेस्ट कराने की अनुमति दी जा चुकी है, जिसके बाद अब मामले को सेशन कोर्ट पौड़ी के लिए कमिट किया जाएगा, जिसके बाद मामले में अगली सुनवाई पौड़ी में की जाएगी। फिक्स है, इसमें केस कमिट होकर माननीय जज साहब के यहाँ माननीय न्यायालय जो भी औपचारिकता है वो पूरी करने के बाद इसको सुपुर्द कर देगा, कमिट कर देगा केस को। और पुलकित आर्य के का नार्को और पोलियोग्राफ टेस्ट दोनों होंगे और अंकित और सौरभ उनके द्वारा स्वीकृति नहीं गई थी। इसका पहला इंग्रेडिएंट यही है कि इसमें स्वीकृति ली जानी है, उनकी सहमति ली जानी है। हरिद्वार में एक मुस्लिम फंड संचालक लोगों का करोड़ों रुपया लेकर फरार हो गया है, जिसके बाद पैसा गंवाने वाले सैकड़ों लोगों ने ज्वालापुर कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया। दरअसल ज्वालापुर क्षेत्र में मुस्लिम फंड नाम की संस्था कई सालों से चलाई जा रही थी, जिसमें हजारों लोग पैसा लगा रहे थे। 2 दिन तक पैसा कलेक्शन करने वाला जब कोई एजेंट नहीं आया तो लोगों को संदेह हुआ और लोग मुस्लिम फंड के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि संचालक अब्दुल रज्जाक सभी कर्मचारियों के साथ फरार हो गया है। लोगों ने पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की। कहाँ पर हजारों आदमियों के सैकड़ों के आदमी के पास है, 80,000 मेरे है खुद के। मुस्लिम फंड में से पैसे लेके भाग गया, हम तो रिपोर्ट लिखवाने आए। तो कब जमा कराए थे? अभी पिछले महीने 24 तारीख से। कितना पैसा होगा? 2300 रुपए।
एक मुस्लिम फंड करके एक संस्था है जो कि एक म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है, उसमें अपने पैसे जमा किए जा रहे थे दैनिक बेसिस पे। तो उसका जो संस्थापक है वो कल से गायब है और इन्हें आशंका थी कि वो हमारे पैसे लेके भाग गया है। इस संबंध में एक व्यक्ति ने एक तहरीर दी है जिसने बताया कि उसके 2,81,000 उसके खाते में जमा थे। खुद को बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर लोगों को डरा धमकाकर रंगदारी वसूलने वाले एक आरोपी को देहरादून पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कुछ समय पहले उसे देहरादून के एक ठेकेदार के संबंध में जानकारी मिली, जिसके बाद उसने खुद को बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर 1 लाख रुपए वसूल लिए। वहीं इसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। मेरे से पिछले 2-3 दिन से मुझे फोन आ रहे हैं और मुझसे रंगदारी मांग रहा है और स्वयं को वो बता रहा है कि मैं बिश्नोई गैंग से संबंधित हूँ। और साथ में फिर हमने जानकारी प्राप्त की तो फिर पता चला कि इन्होंने ऑलरेडी उससे डर के मारे उसको 1 लाख रुपया ट्रांसफर किया है 50-50 हज़ार के उसमें एक अकाउंट नंबर पे। तो फिर हमारी टीम गई, फिर इसकी लोकेशन वगैरह निकली, फिर आगरा की। तो फिर आगरा से जो अभियुक्त है उसकी अरेस्टिंग की गई है और इसका जो अकाउंट में जो पैसे थे उसको फ्रीज भी किया गया है। देहरादून स्मार्ट सिटी के तहत परेड ग्राउंड के आसपास की दीवारें ऐपड़ कला से रंगीन दिखाई दे रही हैं और खास बात यह है कि ऐपड़ पेंटिंग प्रतियोगिता में वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जो ना तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं और ना ही प्रोफेशनल पेंटर हैं। उत्तराखंड की कला संस्कृति की पहचान ऐपड़ इन दिनों राजधानी के परेड ग्राउंड के आसपास की दीवारों पर नजर आ रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ऐपड़ पर वॉल पेंटिंग कंपटीशन करवाया जा रहा है, जिसमें छात्रों से लेकर प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी शामिल हो रहे हैं। प्रतियोगिता में वो भी लोग शामिल हो रहे हैं जिन्होंने ना तो फाइन आर्ट का कोर्स किया है और ना ही प्रोफेशनली पेंटिंग सीखी है, लेकिन ऐपड़ कला से प्रभावित होकर पेंटिंग बना रहे हैं। वहीं गढ़वाल और कुमाऊं कल्चर उनकी बनाई पेंटिंग्स में एक साथ दिखाई दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी के इस कंपटीशन के विनर को इनाम भी दिया जाएगा। ऐपड़ हम लोग को ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, तो उनकी थीम है ऐपड़ दी गई हम लोग को। तो हम लोग को सबको यहाँ कई आर्टिस्ट हैं, सबको 3-3 वॉल दी गई। तो ऐपड़ में सबको अपनी अपनी सबने थीम बता दी, हमारी ये थीम रहेगी। तो हमने जो है ऐपड़ जो है कुमाऊनी आर्ट है, इसमें हमने गढ़वाल को मिक्स किया, साथ किया है, दोनों का संगम, कुमाऊनी और गढ़वाल का संगम। काफी टाइम से कर रहे हैं वॉल पेंटिंग, तो ये कंपटीशन चल रहा है जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम लोगों ने। तो इसका थीम है ऐपड़ आर्ट। इस समय में स्मार्ट सिटी अंडर प्रोजेक्ट के अंडर जो है हम लोग जो है एक कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, जिसका थीम हमारा ऐपड़ है और जिसमें हम लोग ऐपड़ जो हमारी उत्तराखंड की कल्चर फोक आर्ट है उसको हम लोग दिखाने की कोशिश कर। ऐपड़ देवभूमि की कला संस्कृति की पहचान है, जिसे अब स्मार्ट सिटी की दीवारों पर दिखाया जा रहा है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटक इस कला को जान पाएंगे और आने वाली पीढ़ियां भी अपनी कला संस्कृति से रूबरू हो पाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। टिहरी में कोविड के चलते गांव वापस लौटे युवकों ने स्वरोजगार अपनाकर जहां खुद को आत्मनिर्भर बनाया, तो वहीं स्वरोजगार के जरिए अन्य लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। टिहरी जिले के घनसाली के अधिकतर युवा विदेशों में होटल लाइन में नौकरी करते हैं। कोविड के दौरान इन युवाओं को घर लौटना पड़ा, जिसमें से कुछ तो वापस लौट गए, लेकिन कुछ युवाओं ने गांव में ही रहकर स्वरोजगार शुरू कर दिया। द्वारी गांव के ऐसे एक युवा हैं नवीन नौटियाल, जो विदेश में होटल की नौकरी छोड़कर वापस लौटे और फिर कुछ दिक्कतों के बाद गांव में ही मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन का निर्णय किया। फिर ट्रेनिंग लेकर अपना काम शुरू किया। जो हमारा युवा वर्ग है, अगर वो स्वरोजगार की तरफ आना चाहे या किन्हीं विषम परिस्थितियों में उन्हें घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो उनके लिए ये अच्छी पहल है। वो ये मौन पालन और मशरूम का अपना काम कर सकते हैं। शुरुआती दौर में कुछ कमियों के चलते नवीन को सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी और कड़ी मेहनत के बाद उन्हें कामयाबी मिली। नवीन अब दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देने के साथ ही आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे इससे फायदे हो सकते हैं काश्तकार को, पर्यावरण को, और अपना रोजगार जो है आदमी जो है इसे समेट कर सकते।
घनसाली के नवीन आज उन युवाओं के सामने बेहतरीन उदाहरण हैं जो बेरोजगारी का बहाना बनाकर गांव से पलायन कर रहे हैं। वहीं अगर पहाड़ का युवा पहाड़ में ही स्वरोजगार से जुड़े तो पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ सकती है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट।